Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well, happy, healthy and enjoying and learning. So let's start the second lecture of sound. और लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं हम लोग. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द वाइब्रेशंस जो कि ट्रैवल करते हैं इन अ मीडियम एंड दैट्स हाउ द साउंड ट्रैवल्स. सो साउंड इज़ अ वेव एंड वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस एंड विच ट्रैवल्स. वेव मतलब डिस्टर्बेंस विच ट्रैवल्स इन अ मीडियम. जो भी है ट्रांसफ़र होता है वो किस तरीके से होता है, देर आर डिपेंडिंग ऑन दैट. वहाँ पे अलग अलग तरह की वेव आती हैं ट्रांसफ़र से, वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. बट जो हमने पढ़ा है पहले वो देख लेते हैं. तो साउंड वेव में क्या हो रहा है, साउंड में जो भी जनरेटिंग पॉइंट है वहाँ से कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं. दैट वाइब्रेशंस ट्रैवल इन द मीडियम, जो भी उससे इंटरेक्ट कर रहा है उस मीडियम में वो ट्रैवल होगा वाइब्रेशन एंड देन वो ट्रांसफ़र होता जाएगा. तो क्या पार्टिकल्स डिस्प्लेस होकर के चले जाते हैं? नो. क्या डिस्प्लेस होता है? द डिस्टर्बेंस गेट्स ट्रांसफर्ड, वाइब्रेशंस गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर. और मैंने आपको बना के भी दिखाया था कि ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये वाइब्रेशंस हमें किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, प्रेशर वेरिएशन के फॉर्म में. कि एक जगह पे प्रेशर ज़्यादा बन रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ मिल जा रहे हैं, और फिर एक जगह पे प्रेशर बहुत कम बन रहा है क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर हो गए हैं. तो जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत कम है उसको हम बोलते हैं रेयरफेक्शन. तो कंप्रेशन का मतलब होता है, कंप्रेशन इज बेसिकली, कंप्रेशन क्या है, इट इज़ द हाई डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना, या फिर मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ मीडियम, या फिर हाई प्रेशर इन मीडियम, है ना, प्रेशर या फिर डेंसिटी. और जो रेयरफेक्शन है, रेयरफेक्शन पे क्या होता है, लो डेंसिटी, या फिर आप बोल सकते हो मिनिमम डेंसिटी, राइट, मिनिमम डेंसिटी या फिर मिनिमम या फिर लो प्रेशर. क्लियर है. और इस तरीके से साउंड जो है वो ट्रैवल करता है. साउंड एक वेव है, वेव, और वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस विच ट्रैवल्स, जो भी है मीडियम की हेल्प से. साउंड वेव को हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं क्योंकि उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है. बिना मीडियम के इट कैन नॉट ट्रैवल. उसके लिए भी हमने देखा कि हम एक एक्सपेरिमेंट अगर करें, उसमें वैक्यूम क्रिएट कर दें तो साउंड हमें सुनाई नहीं देगा. नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि नेक्स्ट विल टॉक अबाउट दैट साउंड वेव इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. अब अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि एक मैकेनिकल वेव है ना. अब हम बोल रहे हैं कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है. तो जो मैकेनिकल वेव या नॉन मैकेनिकल वेव है वो इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि वेदर द वेव नीड्स टू ट्रैवल इन अ मीडियम और इट कैन ट्रैवल विदाउट अ मीडियम. इफ़ इट नीड्स अ मीडियम देन हम उसे बोलेंगे मैकेनिकल वेव. अगर उसको बिना मीडियम के वो ट्रैवल कर सकती है तो फिर हम उसे बोलेंगे नॉन मैकेनिकल वेव. अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव या फिर उसका जो दूसरा टाइप होता है वो होता है ट्रांसवर्स वेव. और साउंड एक ट्रांसवर्स वेव नहीं है, ट्रांसवर्स वेव ये नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल है. तो ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स क्या है, उसके लिए अगेन हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. एक जो स्प्रिंग टाइप का, नॉट एग्जैक्टली स्प्रिंग, उसको हम स्लिंकी भी बोलते हैं, बच्चों के टॉयज़ में भी आता है, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है. आप उसको ऐसे हैंग कर सकते हो. इट अपीयर समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना. मतलब उसमें ऐसे कंटिन्यूस बहुत सारे कनेक्टेड कॉइल्स टाइप के होंगे या सर्कल्स टाइप के होंगे जो कनेक्टेड होंगे. अब इसको अगर आप एक वन पर्सन इज इसको होल्डिंग फ्रॉम वन साइड, अनदर पर्सन इज होल्डिंग फ्रॉम द अदर साइड, और यहाँ पे अगर हम उसको प्रेस करें, ठीक है, अगर इसको हम कंटिन्यूसली प्रेस और रिलीज करते जाएं फ्रॉम वन साइड, अगर हम इसको प्रेस और रिलीज करते जाएं, दूसरे साइड अगर इसको होल्ड करके रखें, तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि इसको आप ऐसे जब वाइब्रेशंस प्रोवाइड कर रहे हो, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, है ना, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे उसको मूवमेंट करा रहे हो, तो यू विल ऑब्जर्व कि इसका जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको कि एक जगह पे यहाँ पे कंप्रेशन बन रहा है, ठीक है, एक जगह पे ऐसे कंप्रेशन बन रहा है और एक जगह पे रेयरफेक्शन बन रहा है, फिर कंप्रेशन बन रहा है, फिर रेयरफेक्शन बन रहा है. इस तरीके से ऑब्जर्व, दिस इज कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन. अब यहाँ पे क्या है कि जैसे आप देख सकते हो कि ये यहाँ से यहाँ तक ही डिस्टर्बेंस ट्रैवल किया, ये जो डिस्टर्बेंस है यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया. तो ये जो इस पार्टिकल इस डिस्टर्बेंस में किस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, तो बेसिकली इस स्लिंकी में या स्प्रिंग में वो ट्रैवल कर रहा है.
तो ये स्प्रिंग के जो पर्टिकुलर कॉइल्स हैं, ये जो सर्कल्स हैं, वो खुद भी ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे आप देखोगे कि जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, इस पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, उसमें से कुछ इधर आ गए, ठीक है ना, और पूरे जो इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड थे उसमें से कुछ यहाँ से इधर चले गए और यहाँ से इधर आ गए। इसका मतलब वो पर्टिकुलर जो स्लिंकी के जो इंडिविजुअल कॉइल्स हैं या इंडिविजुअल सर्कल्स हैं वो खुद ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। ये पहले अभी यहाँ पे फिर रेयरफेक्शन बनेगा तो ये फिर इधर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर यहाँ कंप्रेशन बनेगा तो फिर इधर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर रेयरफेक्शन बनेगा इधर शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे हो रहा है, अभी रेयरफेक्शन बना तो कुछ इधर शिफ्ट हो गए, कुछ इधर शिफ्ट हो गए। जब यहीं पे कंप्रेशन बनेगा तो कुछ यहाँ से इधर आ जाएंगे, यहाँ से इधर आ जाएंगे। और जो वेव है या फिर जो डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस भी इधर ट्रैवल कर रहा है, डिस्टर्बेंस जो है वो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। और जो पार्टिकल्स हैं वो भी इस डिस्टर्बेंस के अलोंग या ऑपोजिट, अलोंग या फिर ऑपोजिट ट्रैवल कर रहे हैं। इस मीडियम के जो इंडिविजुअल पार्टिकल हैं, अभी हम साउंड के ट्रैवल की बात नहीं कर रहे हैं, हमने जस्ट एक डिस्टर्बेंस के ट्रैवल की बात की है कि यहाँ पे हमने एक डिस्टर्बेंस प्रोवाइड किया और वो डिस्टर्बेंस इसमें ट्रैवल किया यहाँ तक। और वो कैसे ट्रैवल किया, तो उस जिस मीडियम में वो ट्रैवल कर रहा है उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो हैं उसी के अलोंग या ऑपोजिट ट्रैवल कर रहे हैं, इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ वेव्स होती हैं जिसमें वेव ऐसे ट्रैवल करती है या फिर डिस्टर्बेंस ऐसे ट्रैवल करता है और पार्टिकल खुद ऐसे ट्रैवल कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ये जो साउंड वेव है वो कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि आपने जैसे यहाँ पे मैंने कल डायग्राम बनाया था लास्ट लेक्चर में, तो यहाँ पे जो है पार्टिकल्स पहले यहाँ पे बन गया कंप्रेशन और फिर यहाँ बन गया रेयरफेक्शन, फिर बन गया कंप्रेशन और फिर बन गया यहाँ पे रेयरफेक्शन। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो इसी तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। पार्टिकल्स का मोशन अलोंग द वेव, अलोंग द प्रोपेगेशन ऑफ वेव या फिर ऑपोजिट टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, मतलब जो वेव का जो डायरेक्शन है उसी लाइन में है, इस तरफ या इस तरफ उससे मैटर नहीं करता, उसी लाइन के अलोंग है। यहाँ पे वेव कैसे ट्रैवल कर रही है, वेव इज ट्रैवलिंग लाइक दिस, साउंड ऐसे ट्रैवल कर रहा है और ये जो पार्टिकल्स हैं वो भी वैसे ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो when particles of the medium, when particles of the medium of wave propagation travel or displace along the direction of wave propagation, the wave is known as, या फिर this type of wave is known as longitudinal wave। कैसी है, longitudinal wave। तो यहाँ पे भाई ठीक है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते कि यहाँ से वहाँ चले गए, लेकिन उनका जो मोशन है वो वेव अगर ऐसे जा रही है तो पार्टिकल्स का मोशन भी ऐसे है। आप अगर एक स्ट्रिंग वेव बनाएंगे, जैसे मान लो लेट्स सी द स्ट्रिंग वेव ऑफ दिस वायर ओनली, जैसे आप अगर इसका स्ट्रिंग वेव बनाते हैं, ठीक है, इसका अगर स्ट्रिंग वेव बनाते हैं, अगर मैंने ऐसे ऐसे इसमें स्ट्रिंग वेव बनाया, ओके ये बन नहीं पा रहा है, लेट मी ट्राई वन मोर टाइम, ठीक है, कोई और होल्ड करे उधर से तो बन पाएगा। इसको अगर हम ऐसे ऐसे मूव कराते हैं ना, जैसे आप अगर एक स्ट्रिंग वेव को टाई करो ऑन द अदर साइड और यहाँ से ऐसे ऐसे वाइब्रेशन प्रोवाइड करो, ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग वेव है वो ट्रैवल ऐसे करेगी, लेकिन वाइब्रेशंस कैसे हो रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग द वाइब्रेशंस ऑफ दैट पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग, कैसे, इस तरीके से वी आर प्रोवाइडिंग द वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस कैसे हो रहे हैं, इस तरीके से, और फिर वो वाइब्रेशंस जो है वो ऐसे ऐसे ट्रैवल करते करते दे विल रीच टू दिस पॉइंट। तो वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है बट पार्टिकल्स ऐसे डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम, जो कि वेव को या डिस्टर्बेंस को कैरी कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का एक एग्जांपल तो यही हो गया, स्ट्रिंग वेव बोलते हैं। ये स्ट्रिंग वेव आप 12th में, नॉट इन 12th, 11th में बहुत ज़्यादा डिटेल में पूरा चैप्टर है स्ट्रिंग वेव पे जो पढ़ेंगे आप, उसमें आपको यही वाइब्रेशन प्रोवाइड करने हैं। यू विल प्रोवाइड द वाइब्रेशन, यहाँ पे सोर्स पे या फिर इनिशियल पॉइंट पे आप ऐसे वाइब्रेशन प्रोवाइड करेंगे और दोज वाइब्रेशंस विल ट्रैवल
टू दिस पॉइंट, और इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग वेव। यहाँ पे आपको इस तरीके से वेव फॉर्म, ऐसे वेव फॉर्म दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स ऐसे अप एंड डाउन ऐसे मोशन कर रहे हैं, लेकिन वेव ऐसे ट्रेवल हो रही है। इन वेव्स को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसका एक एग्जांपल है वाटर वेव। अगर आपको ये एक पत्थर पानी में ऐसे डालो, या छोटा पत्थर बड़ा पत्थर जैसा भी डालो, वहाँ पे क्या बनेंगे, सर्कल्स बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और फिर वो धीरे धीरे ट्रैवल करते जाते हैं। तो वेव जो है वो ऐसे ट्रैवल कर रही है, वाटर वेव जो है ऐसे ट्रैवल कर रही है, लेकिन जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो उनका मोशन ऐसा ही रहता है। वो आप वहाँ उतनी डेप्थ में आप देख नहीं पाएंगे, मतलब उतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं समझ पाएंगे, बट वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे ट्रैवल करते हैं, और वेव ट्रैवल्स लाइक दिस। क्योंकि जब आपने डाला पत्थर को तो वाइब्रेशन जो आया है वो इस तरह का वाइब्रेशन आया है। आपने जब पत्थर को ऐसे डाला तो वाइब्रेशन इस तरह का आया है, बट दैट वाइब्रेशंस आर ट्रैवलिंग लाइक दिस, दूर, ठीक है ना। सर्कल से वो दूर जाते जा रहे हैं, और सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं, और बड़े सर्कल की एक रेडियस का वेव बनता जा रहा है। लेकिन जो मोशन है पार्टिकल्स का, मीडियम के जो पार्टिकल है उनका मोशन ऐसा है, और वेव ट्रैवल ऐसे कर रही है। तो यहाँ पे वेव के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तीसरा एग्जांपल है लाइट। लाइट इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्स वेव, और लाइट तो नॉन मैकेनिकल वेव है, लाइट को मीडियम की भी ज़रूरत नहीं होती। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम साउंड वेव, वाटर वेव, स्ट्रिंग वेव, इन सबसे डिफरेंट है। और लाइट वेव में क्या होता है, वहाँ पे मीडियम तो रहता नहीं, तो भाई ऑसिलेट क्या करता है। तो लाइट वेव में आप पढ़ेंगे 12th में कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भाई ये क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज से बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेट से बनता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट अगर कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करेगा, और लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी। तो लाइट का डायरेक्शन, लाइट इज अ वेव, लाइट वेव विल ट्रेवल लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड विल ऑसिलेट लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑसिलेट लाइक दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो ये भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये भी परपेंडिकुलर है, और लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लाइट वेव के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। सो दैट इज ऑल्सो ट्रांसवर्स वेव। यू कैन राइट द एग्जाम्पल्स। ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल क्या हो गया, वाटर वेव, वाटर वेव, स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग वेव, एंड लाइट वेव्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल में जिस डायरेक्शन में आपका लाइट इज, जिस डायरेक्शन में वेव इज ट्रैवलिंग, या फिर जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस इज ट्रैवलिंग, ठीक है ना, जो डिस्टर्बेंस जिस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है उसी डायरेक्शन में मीडियम भी ऑसिलेट कर रहे होते हैं। मीडियम का ऑसिलेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है, उसी लाइन के अलॉन्ग होता है। और अगर ट्रांसवर्स वेव है तो वाइब्रेशन ऐसे ट्रैवल करेंगे, या फिर डिस्टर्बेंस ऐसे ट्रैवल करेगा, एंड द पार्टिकल्स आर गोइंग टू मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। तो उनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, जिसमें परपेंडिकुलर होगा, वेव ऐसे जाएगी, पार्टिकल्स ऐसे जाएंगे। ये हो गया वेव का डायरेक्शन, ये हो गया पार्टिकल्स का डायरेक्शन। इसमें क्या होगा, वेव भी ऐसे जाएगी और पार्टिकल्स ऐसे ऐसे जाएंगे। दिस इज वेव, दिस इज पार्टिकल्स। क्योंकि पार्टिकल्स तो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं ना, वेव टू एंड फ्रो मोशन नहीं करती। वेव क्या है, ट्रांसफर ऑफ, या फिर जो भी मोमेंट ऑफ द वाइब्रेशंस, मोमेंट ऑफ द डिस्टर्बेंस, तो वो तो ट्रांसफर होता जा रहा है, तो वेव भी ट्रांसफर होती जा रही है। लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो तो ऑसिलेशन कर रहे होते हैं, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होते हैं। जैसे ये भी टू एंड फ्रो मोशन है, दिस इज टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे आगे पीछे, बट वेव तो बस कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो दिस इज अनदर काइंड ऑफ डिवीजन। तो एक होता है मीडियम के अकॉर्डिंग डिवीजन, दूसरा कि पार्टिकल्स कैसे मोशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिवीजन। तो उसमें आता है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, और उसमें आता है मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब जिसमें मीडियम की ज़रूरत है, नॉन मैकेनिकल मतलब जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, किसी भी साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक को हम कैसे समझेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि आपने आज तक लाइफ में कई टाइप के साउंड सुने होंगे, आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा आपने तरह के साउंड सुने होंगे। तो व्हाट डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव, कैसे चेंज होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, कैसे अलग अलग साउंड सुनाई देता है। तो इसके लिए आते हैं 2-3 टर्म्स। एक है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद है एम्पलीट्यूड,
सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव को डिफाइन करती हैं तीन चीज़ें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। तो तीन चीज़ें हैं, पहला फ्रीक्वेंसी जो कि आपको बताएगी पिच के बारे में, ठीक है। दूसरा है एम्पलीट्यूड जो आपको बताएगा लाउडनेस के बारे में, लाउडनेस। एंड तीसरा है क्वालिटी या टिम्बर, क्वालिटी या टिम्बर जो कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और फोर्थ है स्पीड। तो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं दीज थ्री, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज वन बाई वन। तो जैसे आपने अभी पढ़ा कि अभी हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो साउंड है इट्स अ वाइब्रेशन, है ना, एक डिस्टर्बेंस है जो कि ट्रैवल करता है। और इसका मैंने आपको कई बार डायग्राम बना के भी दिखाया, ठीक है ना। अब इसका एक बार और डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे मान लो जो भी है, स्पीकर है, कुछ है, स्पीकर है कुछ यहाँ पे, और उससे साउंड जनरेट हो रहा है। सो हम यहाँ पे अगर पार्टिकल्स को देखें तो पार्टिकल्स विल बी फॉर्मिंग पहले कुछ कंप्रेशन टाइप का, ठीक है। कंप्रेशन में बहुत ज़्यादा डेंसर रहेगा, डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। और फिर उसके बाद आएगा रेयरफेक्शन, दीज आर दी रेयरफेक्शंस। अगेन कंप्रेशन, आई विश आई हैड सम ऑप्शन कि यहाँ से कॉपी पेस्ट किया जा सके, बट ओके। सो अगेन देर आर रेयरफेक्शंस, सॉरी दीज आर दी कंप्रेशंस। उसके बाद फिर से हमारे पास रेयरफेक्शंस एंड अगेन ऐसा चलता रहेगा, है ना। कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन फिर कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग डेंसिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, और फिर एक साउंड के लिए बना देते हैं, सॉरी प्रेशर के लिए भी बना देते हैं। तो जैसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर है, लाइक दिस, यहाँ पे लो प्रेशर है, फिर यहाँ हाई प्रेशर, फिर यहाँ पे लो प्रेशर। सो दीज आर अगेन कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो डेंसिटी की बात करें या फिर प्रेशर की बात करें, जिस भी मीडियम में साउंड ट्रैवल कर रहा है वहाँ पे एक डेंसिटी या फिर प्रेशर एक मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ऑसिलेट कर रहा होता है। द डेंसिटी और प्रेशर oscillates between a maximum value and a minimum value। एक मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में ये ऑसिलेट कर रहा होता है, एंड अ मिनिमम वैल्यू। जब प्रेशर मैक्सिमम होता है वहाँ पे उसको हम कंप्रेशन बोलते हैं, या डेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको कंप्रेशन बोलते हैं। जब मिनिमम होती है तो उसको हम रेयरफेक्शन बोलते हैं। और इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि किसी भी जगह पे या किसी भी टाइम पे किस तरीके से प्रेशर का वेरिएशन होगा या फिर डेंसिटी का वेरिएशन होगा। तो जैसे अगर हम बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से दिखाया जाता है कि जैसे ये हो गया आपका डिस्टेंस, चलो इसको बाद में लिख लेंगे। यहाँ पे अगर आप इस लोकेशन से इस लोकेशन पे जाओ तो ये यहाँ पे कंप्रेशन है, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। तो इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि समथिंग लाइक दिस, ठीक है। जहाँ पे ये दिखाएगा आपको मैक्सिमम प्रेशर या डेंसिटी जो भी है। दिस विल शो यू दी मिनिमम प्रेशर या फिर डेंसिटी, मिनिमम प्रेशर या फिर डेंसिटी। तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं अपना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि चेंज होता जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये अभी मीन पोजीशन पे था,
यहाँ पे हमें मिल रहा है कि कंप्रेशन है, यहाँ पे ये हो गया रेयरफेक्शन, इस जगह पे रेयरफेक्शन, फिर यहाँ पे इस जगह पे कंप्रेशन। जैसे जैसे इस पॉइंट से, ये है आपका साउंड जनरेट होने वाला पॉइंट, तो यहाँ से जब हम इधर गए तो कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर ऐसे ही हमको मिलेगा कंप्रेशन, लाइक दिस। तो इसको, ये हो गया आपका मैक्सिमम प्रेशर या फिर मैक्सिमम डेंसिटी। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कंप्रेशन। यहाँ पे आप लिख लो डेंसिटी या फिर प्रेशर, दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि दोनों सेम तरीके से वेरी करते हैं। जहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर वहीं पे मैक्सिमम डेंसिटी, जहाँ पे मिनिमम प्रेशर वहाँ पे मिनिमम डेंसिटी। तो दिस इज द वे हम लोग साउंड वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इनको अलग अलग नाम भी दिया जाता है। इसको कहा जाता है क्रेस्ट, ठीक है ना, क्रेस्ट मतलब पीक, पीक को कहा जाता है क्रेस्ट। और ये है वैली, पीक मतलब माउंटेन का पीक होता है ना, तो उसे कहा जाता है क्रेस्ट। और ये है वैली, इसको कहा जाता है ट्रफ। देयर आर सो मेनी नेमिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। तो ये हो गया क्रेस्ट, ये हो गया ट्रफ। अब जब भी हम किसी, ये हो गया आपका मैक्सिमम वाला पॉइंट और ये और एक मैक्सिमम वाला पॉइंट, तो जब ये जो साउंड है वो ट्रैवल कर रहा है तो उसको क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ ऐसे मिलते रहेंगे। तो ये डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट टू अनदर क्रेस्ट, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाएं तो वन क्रेस्ट टू अनदर क्रेस्ट, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वेव लेंथ, इसको हम कहते हैं वेव लेंथ। और रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से, जिसको प्रोनाउंस किया जाता है एज लैम्डा, बी साइलेंट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वेव लेंथ फ्रॉम क्रेस्ट टू क्रेस्ट या फिर ट्रफ टू ट्रफ। यहाँ से यहाँ भी लोगे, इसको भी लैम्डा बोलते हैं। इस जगह से एक मेन पोजीशन से, हाँ चलो क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ याद रखो, अभी वो मत याद रखो, वो 11th में आपको और क्लैरिफाई हो जाएंगी चीज़ें। तो वेवलेंथ क्या है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट का डिस्टेंस या फिर ट्रफ टू ट्रफ का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। अब धीरे धीरे विल टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी, विल टॉक अबाउट द एम्पलीट्यूड एंड क्वालिटी एंड स्पीड, ऑल दोज थिंग्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस आर ट्रैवलिंग, वाइब्रेशंस आर ट्रैवलिंग। कोई भी एक लोकेशन से वहाँ पे क्या बनेगा, वाइब्रेशन में पहले क्रेस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ। तो फ्रीक्वेंसी का जो मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी ये है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सेकेंड में कितने बार क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ बने हैं। जितने ज़्यादा बार बनेंगे उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में अगर 10 बार क्रेस्ट ट्रफ बन गए, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि आप किसी ड्रम को पीट रहे हो, यू आर हिटिंग द ड्रम, ठीक है, किसी ड्रम को आप पीट रहे हो, तो आप एक सेकेंड में कितने बार उसको हिट कर रहे हो, दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हिटिंग द ड्रम, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेइंग द ड्रम, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी ऑफ हैमरिंग द ड्रम, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी मतलब कि कोई भी ऑसिलेशन जो है वो एक सेकेंड में कितने बार हो रहा है, वो हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। अब इसी में अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने की बात करें तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि मैंने ये तो बोल दिया कि फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हो रहे हैं, ठीक है। इसको तो इरेज नहीं करेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कितने ज़्यादा ऑसिलेशंस हो रहे हैं इन 1 सेकेंड। तो अब ये डिफाइन करने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ऑसिलेशन क्या है, ठीक है। अब ऑसिलेशन मतलब कि मैंने आपको जैसे कहा कि डेंसिटी या फिर प्रेशर जो है वो एक हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू के बीच में ऑसिलेट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो हम वन ऑसिलेशन किसे बोलेंगे, वन ऑसिलेशन मतलब होगा, वन ऑसिलेशन हम बोलेंगे when the density changes from maximum to minimum and then again from मिनिमम टू मैक्सिमम, इसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। मतलब कि मिनिमम मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ और फिर जैसे इस पॉइंट पे मैक्सिमम बना था,
अब मैक्सिमम बनने के बाद उसको मिनिमम बनने में कुछ टाइम लगेगा, और फिर मिनिमम से जब मैक्सिमम बनेगा, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन। मतलब कि जहाँ से शुरू हुए वहीं से वहाँ से शुरू होकर के फिर अगली बार जब उसी पॉइंट पे पहुँचे, अब वहाँ से सेम चीज़ फिर से शुरू होगी, ठीक है। क्रेस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रेस्ट, हो गया कंप्लीट। फिर ट्रफ, अब क्रेस्ट पे हैं हम, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट, फिर क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट। तो बेसिकली जहाँ से शुरू हुए उसी पे जब आप वापस आ गए उसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। जैसे अगर हम यहाँ पे इस जगह पे बात करें तो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ से स्टार्ट करके वी आर एट क्रेस्ट, क्रेस्ट से शुरू किए और फिर यहाँ पे आ गया, अगेन हम क्रेस्ट पे आ गए। तो भले ही ये तो क्या है कि हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे क्रेस्ट बना है, फिर यहाँ ट्रफ बना है, फिर यहाँ क्रेस्ट बना है, तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेव लेंथ। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे हमने डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाए हैं, टाइम के साथ भी बनाएंगे ग्राफ अभी। तो यहाँ पे क्या है कि इस जगह पे क्रेस्ट बना, फिर ट्रफ बना और फिर क्रेस्ट बना, तो यह हुआ वन ऑसिलेशन। तो इस जगह पे अगर एक सेकेंड में एक ही बार हो रहा है ये क्रेस्ट ट्रफ फिर क्रेस्ट, अगर ये एक सेकेंड में एक ही बार हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी वन, और उसकी यूनिट्स होती हैं हर्ट्ज। एसआई यूनिट जो होती है फ्रीक्वेंसी की वो होती है हर्ट्ज। एक जो हमारे साइंटिस्ट थे जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में, उनके नाम पर हमने रखा है फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स हर्ट्ज, एसआई यूनिट हर्ट्ज। तो व्हेन वन ऑसिलेशन क्या होगा, व्हेन द डेंसिटी चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम एंड देन अगेन फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, इस पूरे को हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज oscillations in 1 second या फिर oscillations per unit time, SI यूनिट क्या है, SI यूनिट इज हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द SI यूनिट ऑफ साउंड, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसके नाम पे, एक साइंटिस्ट के नाम पे हमने रखा है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने बार क्रेस्ट एंड ट्रफ आ रहे हैं, कितने बार ऑसिलेशंस हो रहे हैं। क्लियर है ये चीज़। अब इसी में एक नया टर्म है टाइम पीरियड, ठीक है, उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्लीट ऑसिलेशन। एक कंप्लीट ऑसिलेशन को होने में जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। इसको और डिटेल में अगर हम समझें तो वी कैन से कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमम और कंप्रेशन, है ना, मैक्सिमम मतलब कंप्रेशन, और मिनिमम या फिर रेयरफेक्शन, या फिर आप बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो क्रेस्ट और इसको बोल सकते हो ट्रफ। तो यहाँ पे आप फुल फॉर्म लिख लेना, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर टू कंसेक्यूटिव मतलब दिस इज फर्स्ट क्रेस्ट और इसका कंसेक्यूटिव क्रेस्ट कौन सा है ये। तो इस पॉइंट पे पहले क्रेस्ट आया, उसके बाद फिर अगला क्रेस्ट कब आएगा, क्रेस्ट के बाद ट्रफ आएगा और फिर क्रेस्ट आएगा। तो क्रेस्ट से अगले क्रेस्ट तक, इस पॉइंट से जब क्रेस्ट के बाद अगला क्रेस्ट यहाँ से पास होने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड फॉर टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमम या फिर कंप्रेशन या फिर क्रेस्ट, और मिनिमम या फिर रेयरफेक्शन या फिर ट्रफ, टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसेक्यूटिव मैक्सिमम और मिनिमम टू क्रॉस अ पॉइंट या ऑकर एट अ पॉइंट इज टाइम पीरियड, ठीक है। या फिर आप बस यहाँ पे फुल स्टॉप लगा सकते हो, टाइम पीरियड की ये डेफिनेशन है। तो अब या तो आप इसकी बात कर सकते हो या फिर ट्रफ की बात कर सकते हो कि यहाँ पे ट्रफ आया, फिर अगला ट्रफ जब आएगा उस पूरे पीरियड में जो टाइम लगा दैट विल बी कॉल्ड एज टाइम पीरियड। तो अगर हम फॉर्मूले के टर्म्स में लिखें तो कुछ इस तरीके से बनता है ये। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी विल बी, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू है ना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टाइम। मान लो कि 10 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ऑसिलेशंस तो एक नंबर है ना, तो 10 ऑसिलेशंस हो रहे हैं इन 2 सेकेंड्स, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 5
पर सेकेंड, और ये पर सेकेंड को ही कहा जाता है हर्ट्ज। तो हम लिख सकते हैं 5 हर्ट्ज। ठीक है, मान लो एक पॉइंट पे जो ऑसिलेशन से, ऑसिलेशन मतलब पहला मैक्सिमम गया और उसके बाद दूसरा मैक्सिमम गया, वो पूरे को एक ऑसिलेशन बोलते हैं। तो क्रस्ट टू क्रस्ट एक बार गया, क्रस्ट टू क्रस्ट 2 बार गया, क्रस्ट टू क्रस्ट 3 बार गया। ऐसा 2 सेकेंड में अगर क्रस्ट टू क्रस्ट वाला जो एक ऑसिलेशन है वो 10 बार अगर गया, 2 सेकेंड में अगर 10 बार गया, मतलब 1 सेकेंड में 5 बार गया, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी विल बी 5 हर्ट्ज। 1 सेकेंड में कितने बार ऑसिलेशंस क्रॉस हुए उस पॉइंट से, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कितना आएगा? 5 हर्ट्ज। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? ऑसिलेशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड विल बी टाइम रिक्वायर्ड पर ऑसिलेशन, मतलब कि टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, राइट? टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। और यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ये है टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। जैसे अगर मान लो कि आपको 10 ऑसिलेशंस के लिए 2 सेकेंड लगे, जैसे सेम ही केस ले लो, 10 ऑसिलेशन के लिए 2 सेकेंड लगे, है ना? हमने यही केस तो लिया है ना कि 10 ऑसिलेशन के लिए 2 सेकेंड्स लगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 2 सेकेंड है। कितने ऑसिलेशन के लिए? 10 ऑसिलेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.2 सेकेंड इज द टाइम पीरियड। मतलब एक ऑसिलेशन को क्रॉस होने में कितना टाइम लग रहा है? 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड में ही एक ऑसिलेशन क्रॉस हो जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑसिलेशन टू हैपन। एक ऑसिलेशन को होने में जितना टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड। तो 0.2 टाइम में ही एक ऑसिलेशन हो जा रहा है, तो टाइम पीरियड इज 0.2 ऑसिलेशन। वैसे ही फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं? ठीक है, 1 सेकेंड में। तो जब 0.2 सेकेंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है, तो 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन होंगे? 0.2 सेकेंड में 1 ऑसिलेशन। तो 1 सेकेंड में हाउ मेनी ऑसिलेशंस? कितना होगा? 0.2 इंटू एन इज इक्वल टू 1। कितना आएगा? एन इज इक्वल टू 1/0.2, ये ऊपर जाएगा, एन डिवाइडेड बाई 0.2, तो यह जाएगा 5। मतलब कि 1 सेकेंड में 5 ऑसिलेशन हो रहे हैं। और यहाँ से हमें वही तो मिला ना कि 1 सेकेंड में 5 ऑसिलेशन हो रहे हैं। 5 ऑसिलेशन पर सेकेंड, ये क्या है? 5 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 5 ऑसिलेशन, या फिर 0.2 सेकेंड में एक ऑसिलेशन। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला आता है या रिलेशन आता है बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, दैट फॉर्मूला इज, आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हो, मैंने जो ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम फ्रीक्वेंसी था और टाइम पर यूनिट ऑसिलेशन टाइम पीरियड था। तो वी कैन राइट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है कि एक पूरे ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 सेकेंड में किसी भी जगह पे कितने ऑसिलेशन होते हैं। तो आई कैन राइट म्यू इज इक्वल टू 1/t, या फिर t इज इक्वल टू 1/μ। और ये फॉर्मूला पूरा आप 11th 12th पूरा यूज़ करते रहेंगे। ये फॉर्मूला आपको हमेशा साथ देगा और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ रिलेशन, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है, कोई इक्वेशन थोड़ी है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। लेट मी चेक द टाइम।